हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील सर। आज एक बार फिर हम आप लोगों के सामने यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 10 गणित बीजगणित पढ़ेंगे और इसमें हमारा आज का जो लेक्चर होगा प्रश्नावली 2A होगा। तो बच्चों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो आप कलम और कापी लेकर के ज़रूर बैठ जाएं। और मैं सिर्फ आपसे 60 दिन मांगता हूँ। आप हमें अपना 60 दिन दे दीजिए, मैं आपका पूरा सिलेबस कवर कर दूँगा। अवसर है आपके पास पढ़ने के लिए। अगर आप अपने समय का सदुपयोग सही से करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मैथमेटिक्स में आपका 90% से अबव मार्क्स अनिवार्य है। श्योर, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू अगर बने हुए हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके मार्क्स जो है 90% से एबव ना हो। ये मेरा पिछले कई वर्षों का अनुभव रहा है। ये हमने अपने विद्यार्थियों पर एक्सपेरिमेंट किया है और हमें रिजल्ट भी मिला है। तो ये हमें ऑनलाइन शिक्षा देने का जो आपको अवसर मिला है, आप घर पे बैठ करके समय का सदुपयोग करके आप उसका लाभ उठाएं। और ये मेरा वीडियो उन सभी प्यारे और गरीब बच्चों के लिए है जो इस समय शिक्षा से वंचित हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे बीजगणित को हम लोग बेसिकली एकदम सही रूप से बीजगणित वास्तव में होता क्या है, तो इसके हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें आपको बता रहा हूँ कि चर क्या होता है। तो बच्चों, चर की इंग्लिश वेरिएबल है और जितनी भी परिवर्तनशील राशियाँ होती हैं उसे हम लोग चर कहते हैं। अर्थात जैसे एक्स वाई जेड, ये जो एक्स वाई जेड है ये चर राशि को दर्शाता है। अर्थात जिसका मान बदलता रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। और इसे सिंबल के द्वारा हम लोग एक्स वाई जेड से डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अचर राशि पर। तो ये अचर राशियाँ क्या होती हैं? तो सभी अपरिवर्तनशील राशि को हम लोग अचर राशि कहते हैं और इसे हम लोग ABC अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। ये क्या होता है? तो चर तथा अचर राशि के प्रयोग और गणितीय संक्रियाओं की सहायता से चर में व्यक्त किया गया व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें चर राशि और अचर राशि दोनों इंक्लूड रहती है और उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होते हैं, जैसे प्लस माइनस, गुणा और भाग। ये जो गणितीय संक्रियाएं हैं, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इनके सहायता से और चर और अचर राशि के कंबाइंड मिक्सचर से जो हमें एक्सप्रेशन, जो हमें एक व्यंजक मिलता है चर राशि में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं बीजीय फलन। अभी हमने आपको बताया है कि जो बीजीय व्यंजक है वो क्या है। तो उसमें हमने आपको बताया कि बीजीय व्यंजक प्रत्येक चर तथा अचर राशियों की सहायता से और गणितीय संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा जो हमें व्यंजक मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये एक तरह से बीजीय व्यंजक ही है। तो हम लोग कहेंगे प्रत्येक बीजीय व्यंजक को, बीजीय व्यंजक इसलिए है क्योंकि इसमें चर है, अचर है और गणितीय संक्रियाएं हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसलिए ये जो व्यंजक लिखा है इस व्यंजक को हम लोग बीजीय व्यंजक नाम दे सकते हैं। तो हम लोग इसी की सहायता से बीजीय फलन को समझने का प्रयास करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। तो प्रत्येक बीजीय व्यंजक जैसे ax² प्लस bx प्लस c 2x माइनस 3 cx प्लस d चर x का बीजीय फलन कहलाता है। इसे हम लोग
जेनरली एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, क्यू एक्स आदि से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बीजीय व्यंजक क्या है, बीजीय फलन क्या है। अब हम लोग देखते हैं बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है, जो आपका पार्ट है बहुपद। अब यहाँ से आपका जो है शुरू होता है। तो ये जो बहुपद है इसे हम लोग कहेंगे कि उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें कंडीशन है इसके लिए, नंबर 1 पदों की संख्या सीमित हो, प्रत्येक पद में चर राशि का घातांक धन पूर्णांक हो। ये दो शर्त अगर फॉलो कर रहा है तो वह पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक, एक बार मैं फिर से आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ, उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, दूसरा प्रत्येक पद में चर राशि का घातांक धन पूर्णांक हो। ये जो चर राशि आप देख रहे हैं, जो हमने आपको बताया था कि एक्स वाई जेड से उसे डिनोट किया जाता है, तो उस चर राशि में उस चर राशि का जो घातांक होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तब वह जो है बहुपद कहलाता है। हम लोग मान लेते हैं कि n कोई धन पूर्णांक है, तब बीजीय व्यंजक a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 इंटू एक्स प्लस an चर x में एक बहुपद कहलाता है, जहाँ a0, a1, a2 डॉट 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 an क्या हैं, अचर राशियाँ हैं। यदि मान लिया जाए कि a0 नॉट इक्वल टू 0, तब बहुपद में x की उच्चतम घात n होगी। यदि ये a0 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो जो पॉलिनोमियल्स होगा उसका जो आर्डर होगा यानी पावर उच्चतम घात कितना होगा, n होगा। अर्थात वह पॉलिनोमियल्स जो है n आर्डर का पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, अर्थात n घात का बहुपद कहलाता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते चलूँगा। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब परिमेय फलन। ये परिमेय फलन क्या है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो ये रेशनल फंक्शन होता है, यदि फलन f(x) को निरूपित करने वाले बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद में चर राशि x का घातांक केवल पूर्ण संख्या है, तो f(x) को परिमेय फलन कहते हैं। एक बार फिर से, यदि फलन f(x) को निरूपित करने वाले बीजीय व्यंजक के, मैं बीजीय व्यंजक आपको बता चुका हूँ, आपको ये पता होना चाहिए, यदि फलन f(x) को निरूपित करने वाले बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद में चर राशि x का घातांक केवल पूर्ण संख्या हो, तो f(x) को परिमेय फलन कहते हैं। अगला हम लोग समझते हैं समीकरण और सर्वसमीका क्या है। तो इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, यदि बीजीय व्यंजक को शून्य के बराबर रख दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं f(x) इक्वल टू बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक इक्वेशन, तो हमें जो बीजीय समीकरण मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय समीकरण नाम दे देते हैं। यदि बीजीय व्यंजक को हम लोग शून्य के बराबर रख दें तो जो हमें मान प्राप्त होता है उसी को हम लोग बीजीय समीकरण बोल देते हैं। जैसे f(x) इक्वल टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a n इक्वल टू 0। तो यह घात n का एक बीजीय समीकरण कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे समीकरण के मूल क्या है, इक्वेशन ऑफ रूट्स। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चर x के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं समीकरण के मूल कहलाते हैं। चर x के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं समीकरण के मूल कहलाते हैं। समीकरण और सर्वसमीका में अंतर मैं आपको बता रहा हूँ। समीकरण चर x के कुछ विशिष्ट मान से संतुष्ट होता है,
और जबकि सर्वसमीका चर x के प्रत्येक मान से संतुष्ट होता है। यही दोनों में कॉमन डिफरेंस है। इसे आप बहुत बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये सबको नहीं पता होते हैं। और जो मतलब बारीकी से, जो गहराई से अध्ययन करते हैं, तो उन सब चीज़ों को, उन बच्चों को ये सब चीज़ें परीक्षा में टॉपर्स बनाती हैं। तो चर x के कुछ विशिष्ट मान से संतुष्ट होता है समीकरण, जबकि सर्वसमीका चर x के प्रत्येक मान से संतुष्ट होता है। यहाँ पे देखिए 2 घात, 3 घात और 4 घात वाले यदि समीकरण हैं तो उनके मूलों में किस प्रकार से संबंध होगा। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 2 घात वाले समीकरण रहेंगे, अर्थात ax² + bx + c, तो उसके 2 मूल होंगे। यदि अल्फा और बीटा उसके 2 मूल हैं तो उस कंडीशन में मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। मूलों का गुणनफल c/a होता है। ये जो a, b और c मैं लिया हूँ, ये x² का गुणांक a है और x का गुणांक b, और ये अचर पद होता है, यहाँ से लिया जाता है। अगर 3 घात वाला कोई इक्वेशन है, जैसे ax³ + bx² + cx + d = 0, तो इसके 3 मूल होंगे, अर्थात अल्फा, बीटा, गामा। तो इस कंडीशन में हम लोग मूलों का योग निकालते हैं, एक एक मूल लेकर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो होता है हमारा -b/a। पुनः हम लोग जब 2 मूल लेकर के एक साथ उनका योगफल ज्ञात करते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, तो ये चीज़ें होती हैं c/a। 3 मूल एक साथ लेकर के उनका जब गुणा किया जाता है, अल्फा बीटा गामा, तो ये रिजल्ट होता है -d/a। अब हम लोग बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी 3 घात वाले समीकरण का ये हल है। अगर 4 घात वाला कोई समीकरण है, जैसे ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e = 0, तो 4 मूल हैं, तो ये अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हैं, 4 मूल ऐसे मान सकते हैं। तो इसमें जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा होता है वो -b/a होगा। और अगर 2 मूल हम लोग एक साथ लेते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा, तो ये होता है c/a के बराबर। फिर 3 मूल लेकर के एक साथ उनका गुणा करके जब योगफल निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, तो ये होता है -d/a के बराबर। पुनः जब चारों मूल को एक साथ लिया जाता है और उसका गुणा किया जाता है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये होता है e/a के। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अब बेसिक कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का पढ़ चुके हैं। जितना आपके चैप्टर से संबंधित जो भी जानकारियाँ थी, मैंने उनको डिटेल रूप से उस पर चर्चा कर दिया। अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। तो प्रश्नावली 2A जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो कुछ ये सब फिगर दिए गए हैं और उसमें हमें जो है शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब कितने शून्यांक हो सकते हैं, तो हमें चित्र के माध्यम से उसमें बताना है। तो हम लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, बस यही देखना है कि ये x डैश y डैश अर्थात x डैश को कोई रेखा कितनी बार टच करती है, स्पर्श करती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक बार स्पर्श कर रही है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर x एक्सिस को कोई रेखा यहाँ पर स्पर्श नहीं कर रही है, अर्थात यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 0 हो जाएगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि x अक्ष पर एक जगह जो है, एक बिंदु पर, मतलब ये रेखा, ये जो कर्व बना है आपका, एक जगह स्पर्श कर रहा है x अक्ष को, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 1 होगी। इस फिगर में हम बात करें तो यहाँ पे x एक्सिस को देख रहे हैं, ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, ये 2 बार टच करता है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 2 होगी। इस फिगर का हम बात करें तो इसमें 1 और 2 और एक 3 पॉइंट, आप 3 पॉइंट को ये टच कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इस फिगर में हम लोग देखते हैं तो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे ये कर्व जो है टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 2 होगी। तो कुछ और फिगर हम लेते हैं।
तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको 3 फिगर और दिख रहे हैं। इन 3 फिगर में भी हम लोग देख लें, ये हमारा x, ये x डैश, ये y और ये y डैश है। कार्तीय तल पे इसको प्रदर्शित किया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो लाइन है ये 4 जगह x एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसमें शून्यांकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। यहाँ पर 2 जगह स्पर्श कर रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस फिगर में, तो यहाँ पे 4 पॉइंट पे x एक्सिस को ये टच करता है, इसलिए इसमें हम लोग कह सकते हैं कि शून्यांकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा समाप्त हो जाता है। एक्सरसाइज 2A भी समाप्त हो जाती है। तो एक्सरसाइज जो 2B है उसमें कहा है निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हूँ। इसमें तो क्वेश्चन अभी 4 हैं, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन को लिखा हूँ। तो वह क्वेश्चन आपके सामने है, x² - 2x - 8। तो ये शून्यांक हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे? इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड, और जैसे हम लोग गुणनखंड कर लेंगे तो उसमें x का मान निकालेंगे, तो जो x का मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, वही हमारा शून्यांक हो जाता है। वैसे भी दिख रहा है कि इसमें x जो है, x का जो मैक्सिमम ऑर्डर है यानी पावर जिसको हम लोग कहते हैं घात, वह कितना है? 2 है। तो इसमें हम लोग 2 मूल ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो x² - 4 - 2 के साथ x - 8, तो x² - 4x प्लस 2x - 8। तो यहाँ पे इस दोनों में हम लोग x कॉमन करते हैं तो x - 4 बचता है। इसमें हम लोग 2 कॉमन करते हैं तो x - 4 बचता है। ध्यान रहे कि जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए, नहीं तो हमारा सवाल गलत माना जा सकता है। तो हम लोग अगली बार में क्या करते हैं, इसमें से x - 4 और इसमें से x - 4 बाहर कर लेते हैं। तो ये x बच गया और ये प्लस में 2 बच गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या होता है? 4 होता है। पुनः हम लोग यहाँ से देखते हैं कि x + 2 = 0, तो x = -2। अब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। तो मैं एक हेडिंग लगा रहा हूँ यहाँ पर, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे हम लोग करेंगे? तो उसके लिए हम लोग पढ़े हैं जो मूलों का योगफल होता है वो -b/a होता है। तो मूल हमारे पास है क्या, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली मूल जो मेरे पास है, अल्फ़ा कितना है? 4 है, प्लस माइनस बीटा कितना है? -2 है। और इधर हम लोग देखते हैं माइनस, ये जो b है ये b इसका गुणांक है, तो कितना है उसका गुणांक? -2। और a जो है x² का गुणांक है। तो हम लोग देख रहे हैं 4 - 2 और उधर कितना है? 2। तो दोनों तरफ हमारा जो है बराबर आ गया। तो हमने एक पॉइंट तो यहाँ पर जांच कर लिया। फिर इसका अगला पॉइंट हम लोग जांच करते हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। मेरे पास पहला जो मूल आया है 4 आया है और जो दूसरा मूल आया है वो -2 आया है। तो फिर जो है हम लोग c को लेते हैं। तो c यहाँ पे अचर पद कौन सा है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। a जो है यहाँ पर 1 है, अर्थात जो x² का गुणांक है उसे हम लोग a कहेंगे, जो x का गुणांक रहेगा उसे हम लोग b कहेंगे, और जो अचर पद दिखता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? c कहेंगे। तो यही मान मैं वहाँ पे ले जा कर के रख रहा हूँ। जैसे देखिए हमें c का मान चाहिए, तो c की जगह मैं क्या रखूँगा? -8, और a की जगह क्या मैं रखूँगा? 1। तो जब मैं सॉल्व करूँगा तो -8 = -8। तो ये भी हमारा पॉइंट जांच हो गया। तो इसी तरीके से आपको इसमें सभी क्वेश्चन लगाना है। तो हम लोग इसका जो द्वितीय क्वेश्चन है, पहले का जो द्वितीय है एक्सरसाइज 2B का, उसको देखते हैं। तो उसमें क्या लिखा है? 4s² - 4s + 1।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक का हम लोग गुणा दिखा देते हैं, किसके साथ, 4 का। फिर हम लोग 4 का फैक्टर कर लेते हैं 2 गुणे 2 में, तो यह 2 गुणे 2 में टूट जाएगा। अर्थात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4s² माइनस 2 प्लस 2 के साथ यस प्लस 1। तो फिर क्या अगला टर्म होगा, 4s² माइनस 2s प्लस का 1। तो इस दोनों में से हम लोग 2s को कॉमन कर लेंगे, तो 2s माइनस 1 कॉमन कर लेंगे, 2s माइनस 1। अगेन हम लोग इसमें से कॉमन करेंगे 2s माइनस 1 और ये बच जाएगा हमारा 2s माइनस 1। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं 2s माइनस 1 का स्क्वायर, या हम लोग इसका जब मान निकालेंगे तो लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। तो हम लोग यहाँ से भी हम लोग निकालेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो इसके दो मूल आएंगे और दोनों मूल जो है 1/2 के रूप में आएंगे। तो हम लोग अगला टर्म देखते हैं, जब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच, तो उसमें हम लोग पढ़े हैं जो मूलों का योगफल होता है वो -b/a होता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो यहाँ पे a का काम कर रहा है वो 4 है, और जो यहाँ पे b का काम कर रहा है वो -4 है, और जो यहाँ पे c का काम कर रहा है वो क्या है, 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, तो अल्फ़ा हो गया 1/2, बीटा भी हो गया 1/2, माइनस b के जगह हम लोग लिखेंगे -4, चूँकि माइनस का जो है चिन्ह ऑलरेडी पहले से है, और b जो है हमारा वो माइनस में है, तो इसलिए माइनस और -4, और a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 4। तो यह हर इसका समान है, तो ऊपर ऊपर जुट जाएगा, तो 2/2 और इधर हो जाएगा 4/4। तो बोथ साइड दोनों तरफ कट के क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। फिर हम लोग जांच करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो वहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि अल्फ़ा जो है मेरा 1/2 है, और बीटा भी हमारा 1/2 है, और c जो है हम लोगों का वह 1 है, और a क्या है, 4 है। तो इधर भी 1/4 आ रहा है और इधर भी 1/4 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इसका हम लोग थर्ड लेते हैं, उसमें देख रहे हैं लिखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7। तो हम लोग इसे आर्डर के क्रम में लिख सकते हैं, पावर 2 घात 1 घात और उसके बाद अचर पद। तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग लिख लेते हैं और पुनः इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो 6x² माइनस 9 माइनस 2, क्योंकि जो 6 का 3 में गुणा होगा तो रिजल्ट आएगा 18, और 18 का फैक्टर हो जाएगा 9 इंटू 2 में, क्योंकि 9 में से जब 2 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। यही फैक्टर का रूल होता है। जो आपको लास्ट टर्म दिख रहा है और जो प्रथम वाला टर्म दिख रहा है उसका आपस में गुणा कीजिए। गुणा करने पे जो आपको मिल रहा है उसे आप मध्य पद में बांटने के लिए उसका आप फैक्टर कीजिए। फैक्टर करने पे जो आपको प्राप्त हो रहा है तो उसे आप इस तरीके से लिखिए कि ये बीच वाला पद आ जाए। तो देखिए हमने 9 में से 2 को घटा लिया है, तो बीच वाला पद हमारा 7 मिल जा रहा है। तो 9 माइनस 2 के साथ ही x माइनस में 3। तो आइए देखते हैं 6x² माइनस 9x, और ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस में 3। तो इसमें हम लोग कॉमन कर लेते हैं 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन होगा तो 2x माइनस 3। अब इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो 2x माइनस 3 के साथ क्या हो गया, 3x प्लस 1। हम लोग यहाँ से मूल ज्ञात कर लेते हैं, लिखेंगे इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन 2x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/2। तो पहला मूल यहाँ पे निकल के आ गया है। नाउ अगेन पुनः हम लोग देखते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस का 1, तो x इक्वल टू माइनस 1/3। तो हम लोगों के सामने यहाँ पे 2 मूल आ चुके हैं। फिर हम लोग यहाँ पे अपना जो है सत्यता का जांच करते हैं। तो आइए
मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ। हम लोग पढ़े हैं मूलों का योग। मूलों का योग हम लोग जानते हैं B/A होता है। सत्यता की जांच। तो यहाँ पे जो आपका A काम कर रहा है, A आपके लिए 6 है और B के स्थान पे आप -7 लिख सकते हैं और C के स्थान पे -3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास मूल है, मूलों का जो योगफल है वो कितना है, -B/A। तो पहला मूल जो हमारा निकल के आया है वो x आया है 3/2 और दूसरा मूल कितना आया, -1/3। तो हम लोग इसको इसमें पुट कर देते हैं। तो 3/2 प्लस माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस b को हम लोग लिखेंगे -7 अपान में a, अर्थात a की जगह 6 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं 3/2 -1/3 इक्वल टू 7/6। तो इसे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो 3 का इधर गुणा 9 हो जाएगा, -2 अपान में 6। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ इक्वलिटी है, अर्थात दोनों तरफ ये समान आ रहा है। सेम इसी प्रकार से हम लोग मूलों का गुणनफल चेक करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A। तो अल्फ़ा हमारा निकल के आया है 3/2 और बीटा निकल के आया है -1/3 और जो C का वैल्यू है मेरे पास वो ऑलरेडी -3 है और ये कितना है, 6 है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 आएगा। यहाँ पे भी 3 से 2 बार में कट जाएगा, -1/2। तो हम लोग देख रहे हैं बहुत साइड में इक्वलिटी है, अर्थात दोनों तरफ जो है वैल्यू सेम होने के नाते हमारा जो द्वितीय कंडीशन है उसे भी हम लोग प्रूफ कर लिए। तो प्रथम कंडीशन जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा चेक करना होता है और द्वितीय कंडीशन जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा चेक करना होता है। अगर दोनों तरफ जो वैल्यू है वो सेम आ गया तो हमारा जो है उत्तर का जांच हो जाता है। तो हम लोग आते हैं और एक्सरसाइज 2B में जो उसका सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको एक बार पढ़ दे रहा हूँ। सेम वही बात बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। सेम वही सवाल है सब, बस इसका भी हमें फैक्टर करना है और मूल चेक कर लेना है, दोनों तरफ इक्वलिटी है कि नहीं है। अगर है तो ये क्या हो जाएगा, सत्यता का हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसका फैक्टर करते हैं। तो मैक्सिमम इसमें 4u हम लोगों को कॉमन मिल जाएगा और u प्लस कितना मिलेगा, 2। तो एक बार हम लोग लिखेंगे 4u 0, तो u क्या आ गया, 0/4 अर्थात 0 आ जाएगा। अगेन लिखा जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो तब देन u इक्वल टू -2। तो हम लोग देख रहे हैं हमारे पास u के 2 मान आ गए। तो हम लोग मूलों का पहले क्या चेक करते हैं, मूलों का योग चेक करते हैं। तो मूलों का योग होता है माइनस में B/A। तो यहाँ पे A का जो काम कर रहा है 4 है और जो B का काम कर रहा है वो कितना है, 8 है। इसे आप याद रखिएगा। तो अल्फ़ा का मान मेरा आया है 0 और बीटा का मान आया है -2, माइनस बीटा का मान -2 और A का मान 4। तो इस तरीके से इधर -2 आ गया और इधर जो हमारा आया है निकल के वो 2/4 आया है। तो ये क्या रिजल्ट दे रहा है, -2 और 1/2। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों तरफ ये बराबर नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने मान जो है त्रुटि हो गया है मुझसे। यहाँ पे b की जगह हमें 8 लिखना चाहिए। तो b की जगह मैं जैसे यहाँ पे 8 लिखूँगा 4 से डिवाइड हो जाएगा और मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इधर क्या है, इधर तो ऑलरेडी जो है 2 है, -2 है। तो मैं आपको बता दूं पुनः एक बार, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस B/A, अल्फ़ा का मान 0, बीटा का मान -2 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे जो b का हमें मान लेना चाहिए था 8, तो ये कट गया, -2 दोनों तरफ बराबर है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए ये सब सत्य है।
पुनः हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा चेक करते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का जो मान है, बीटा का मान हम लोग -2 लेते हैं, और इधर c, तो c हमारे पास कोई टर्म नहीं है और a हमारे पास है, तो ये इधर भी 0 होगा और इधर भी 0, अर्थात ये भी सत्यता की जांच संभव है। अब इसमें हम लोग इसका जो है तीसरा सवाल लेते हैं। तो इसका जो हमें फैक्टर करना है, तो इसे हम लोग √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 15 हम इसे जो है फार्मूले पे सेट किए हैं a² - b² के जैसा। तो 15 को हम लोग करड़ी में 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जब स्क्वायर करेंगे तो यही मान हमें मिल जाता है। तो हम लोग इसे क्या कर देंगे, एक बार में यहाँ पे इसके फार्मूले के अनुसार, जैसे इसका क्या होता है a - b होता है और a+ में b होता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा ये बन जाएगा t+ में √15 और t- में √15। तो यहाँ से अब हम लोग मान निकाल लेते हैं, लिखेंगे इफ़ t + √15 = 0 देन t = -√15। नाउ पुनः हम लोग क्या देखते हैं, t - √15 = 0 देन t = √15। तो हमारे पास दो मूल निकल के आते हैं, एक माइनस में करड़ी में 15 और एक प्लस में करड़ी में 15। तो हम लोग चेक कर लेते हैं मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल होता है -b/a। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो हमारे पास मूल हैं, पहला मूल माइनस करड़ी में 15 है और दूसरा मूल क्या है, दूसरा मूल हम बोल सकते हैं करड़ी में 15, और इधर b के जगह क्या है, कुछ नहीं है 0, और a की जगह क्या है 1। तो हमारा कितना होगा, इधर भी 0 होगा और इधर भी 0 होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके सत्यता की जांच कर लेते हैं। फिर हम लोग इसमें क्या देखते हैं, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का हम लोग गुणनफल लेते हैं। तो मूलों के गुणनफल के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, इधर हम लोग देख लेते हैं। तो पहला मूल मेरे पास कितना निकल के आया, ये अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है मूलों का गुणनफल, और दूसरा मूल मेरे पास क्या है √15। तो जब दोनों का गुणा होगा तो माइनस में 15 आएगा। और पहले मैं अभी इसको लिखता हूँ, c मेरे पास 0 है, a 1 है। तो c यहाँ पे जो है माइनस में 15 है, माइनस में 15 यहाँ से आप देख सकते हैं। और b तो वहाँ पे कुछ था नहीं, तो वहाँ पे मैंने b को यहाँ पे क्या लिखा था, 0 लिखा था। तो इस तरीके से हमें जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये दोनों मिल के सिर्फ 15 होता है और माइनस के साथ होता है, उधर भी क्या है माइनस में 15। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। फिर हम लोग इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें का जो दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, देखिए पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। तो 4 के साथ इस 3 का गुणा हो जाएगा तो कितना मिलेगा, हमें 12 मिलेगा। तो 4 और 3 के रूप में मिल रहा है। तो हम लोग ऐसे इसे बांटेंगे कि हम लोगों का जो है मध्य पद आ जाए। तो आइए देखिए उसका नियम क्या है, 3x² और 4 - 3 के साथ x माइनस में 4। तो 3x² और क्या मिलता है माइनस का 4x और प्लस का 3x - 4। इसको इसके साथ लिखिए, इसको इसके साथ लिखिए। तो 3x² प्लस का 3x और -4x - 4। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि 3x को जब इसके पास लिखेंगे तो ईजिली कॉमन हो जाएगा वहाँ पर। इसको जब इसके पास लिखेंगे तो बहुत आसानी से कॉमन हो सकता है। तो 3x हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। -4 मैं यहाँ से ले सकता हूँ, तो x प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा। पुनः हम लोग x + 1 को लेते हैं और उसके साथ क्या हो जाएगा 3x - 4 हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है x का मान लेते हैं। तो x + 1 का मान जब 0 लेंगे तो x का मान क्या निकल के आएगा, -1 आएगा।
इसी प्रकार से यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो 3x का मान 4 आएगा और x का मान क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं कंटिन्यूअस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, एज वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, वेयर अल्फ़ा इक्वल टू -1 प्लस बीटा इक्वल टू 4/3 एंड माइनस का b, तो वेयर v इज, मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, a की जो वैल्यू है 3 है, b की जो वैल्यू है -1 है और c की वैल्यू जो है -4 है। यहाँ से आप देख के लिखेंगे जो एक्स स्क्वायर के बगल में है वो a का गुणा, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक उसे हम लोग a बोलते हैं, और जो x के बगल में यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान सकते हैं। तो -1 जो है x का गुणांक है तो उसे हम लोग b लेते हैं, और ये जो अचर पद होता है इसे हम लोग c कहते हैं। तो इस तरीके से माइनस के साथ हमारा जो b होगा वह -1 होगा और जो 1 होगा वो 3 होगा। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो -3 + 4/3 और इधर क्या हो जाएगा 1/3। तो ये जब घटेगा तो 1/3 और इधर भी क्या आ गया 1/3। तो इस तरीके से इसके सत्यता की जांच हो जाती है। अगेन जो इसका सेकंड कंडीशन बोलता है अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू मेरे पास निकल के आई है -1 और बीटा जो निकल के आया है 4/3, इधर c का जो वैल्यू है -4 और a का जो मान है 3। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो -4/3 और उधर भी -4/3। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने अपना पूरा जितना भी एनर्जी है इस पे झोंक दिया है। तो आपका भी दायित्व बनता है आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और एक एक चीज़ों को बारीकी से लिखते रहें और उसे नोट्स बनाते रहें ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगा। और मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, जो भी आपके मित्र बंधु हैं, जो भी भाई दोस्त हैं, उनके पास ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके बाद जो भी होगा वो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो तुरंत आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन चला जाता है। तो इस तरीके से आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।